स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 8th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड जो रहता है अपना, वो अपना रहता है बेस। किसके लिए बेस रहता है? फॉर द 10th स्टैंडर्ड। क्योंकि मोस्ट ऑफ द, अगर आप अपना टेक्स्ट बुक देखते हो तो उसमें जितने भी चैप्टर्स है वो ऑलमोस्ट आपको हर एक सेक्शन में डिवाइड किए। अभी उसमें कौन कौन से सेक्शंस है आपके टेक्स्ट बुक में? उसमें सेक्शन है, कुछ चैप्टर्स है जो केमिस्ट्री के रहते हैं। अभी केमिस्ट्री यानी क्या? ओके, इसका आपको ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग जब 7th स्टैंडर्ड तक सीखते हैं तो इतना कुछ एक्सप्लेन करके दिया नहीं रहता कि केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स क्या है। ओके, तो आपका जो टेक्स्ट बुक है 8th स्टैंडर्ड का, उसमें अलग अलग सेक्शन वाइज उन्होंने चैप्टर्स को इंक्लूड किया। ओके, तो उसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल स्टडीज है। अभी आप बोलोगे केमिस्ट्री यानी क्या है? जहां पे आपको बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस वगैरह दिखेंगे, ओके, एलिमेंट्स के नाम दिखेंगे, हाइड्रोजन, सोडियम, ओके, वो समझ जाना कि क्या है, अपना केमिस्ट्री है। ओके, और फिजिक्स, फिजिक्स में क्या रहता है? फिजिक्स में आपको रहेगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और बहुत सारे चैप्टर्स है जिसमें न्यूटन्स हो सकता है, ऐसे लॉज वगैरह रहते हैं। ओके, वर्किंग्स दिया रहता है डिफरेंट मोटर्स का वगैरह, ये सब आता है फिजिक्स में। बायोलॉजी में क्या आता है? बायोलॉजी रिलेटेड रहता है हमसे, ह्यूमन बीइंग से, एनिमल से, ओके, प्लांट से, जिसका स्टडी किया जाता है, एनिमल का स्टडी किया जाता है, प्लांट का स्टडी किया जाता है, वो सब आता है बायोलॉजी। और एक उन्होंने इसमें इंक्लूड किया है आपके सिलेबस में, वो है एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको आएगा कि पॉल्यूशन के बारे में, या फिर जो भी बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर क्या क्या है, इसके बारे में उन्होंने जो एनवायरमेंटल स्टडीज, ये जो नया कंसेप्ट उन्होंने डाला। ऐसा आपका पूरा जो साइंस का टेक्स्ट बुक है उसमें ये सब उन्होंने इंक्लूड किया। अभी 8th स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 8th स्टैंडर्ड के जितने भी मोस्ट ऑफ द लेसन्स है वो सब आपको 9th एंड 10th में थोड़ा अपग्रेड करके दिया, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करके 9th एंड 10th में भी ऐसे कुछ लेसन्स है जो 8th स्टैंडर्ड को कंटिन्यू करते हैं। तो 8th स्टैंडर्ड में आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अगर आपका कंसेप्ट 8th स्टैंडर्ड में वो क्लियर नहीं होता तो आपको डिफिकल्टीज आ सकती है जब आप जाओगे 9th स्टैंडर्ड या फिर 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अपना जो साइंस का फर्स्ट लेसन वो है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ओके, फर्स्ट वर्ड देखो क्या दिया है, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड यानी वर्ल्ड यानी अर्थ, अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग थिंग्स आते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है अलग अलग। जैसे हम लोग एनिमल है, एनिमल में आते हैं, ओके, प्लांट्स आता है, अलग अलग बैक्टीरियाज रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, ऐसा अलग अलग क्लासिफिकेशन किया है। तो यहाँ पे हम लोग जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं डिटेल में, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स यानी क्या? माइक्रो यानी क्या? माइक्रो यानी क्या? माइक्रो यानी छोटा, माइक्रो यानी छोटा। तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं जिसको बोलते हैं माइक्रोब्स। अब ये माइक्रोब्स के अलग अलग टाइप्स भी रहते हैं, वो हम लोग आगे सीखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने क्या दिया है स्टार्ट में। तो फर्स्ट है क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग बोलते हैं कि ये माइक्रोब्स का क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं, तो ये क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? जब सेंसस किया था, सेंसस किया जाता है, जैसे हम लोग का भी सेंसस किया जाता है, जहां पे हम लोग जो पूरा इंडिया में कितने लोग हैं वो मेजर किए जाते हैं, कितने लोग हैं, ओके, उनका काउंट किया जाता है, उसको बोलते हैं सेंसस। ओके, तो उससे हम लोग को पता चलता है कि इंडिया में कितने लोग हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, या फिर मुंबई में कितने। तो जब ये लिविंग एनिमल्स या फिर ये ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब सेंसस किया गया, अभी हम लोग को छोड़ के अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, तो कब सेंसस किया गया है? 2011 में। उसमें एनिमल भी इंक्लूड होते हैं। तब पता चला कि ऑलमोस्ट 87 मिलियन स्पीशीज है, 87 मिलियन स्पीशीज, अलग अलग टाइप के ऐसे कितने स्पीशीज है? 87 मिलियंस। अभी 87 मिलियन स्पीशीज को अगर हम लोग को याद रखना है तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? ओके, इम्पॉसिबल। तो उनको क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया अलग अलग कैटेगरीज में। यानी प्लांट्स है तो एक प्लांट का नया स्पीशीज बन गया,
अभी उसमें भी अलग अलग है, कुछ पानी में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं, ऐसे भी अलग अलग है। तो उसके हिसाब से जितने भी स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसको क्लासिफाई किया गया। अब ये क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है? क्लासिफाई करने से क्या होता है, वो इजी होता है हम लोग को स्टडी करने के लिए। जो भी अगर हम लोग क्लासिफाई करके स्टडी करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने एक अगर एग्जाम किया, हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन किया कि मंडे को मैं ये पढ़ूंगा, ट्यूसडे को ये पढ़ूंगा, ऐसा अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो क्या होता है, हम लोग को वो चीज करने के लिए आसानी होती है। वैसे ही जितने भी स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया। राइट? अब ये क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है? इट वॉज इसेंशियल टू डिवाइड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको ठीक से स्टडी किया जाए। अभी उसको कैसे डिवाइड किया गया है, डिफरेंट ग्रुप्स, सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो यहां पे आपको थर्ड पैराग्राफ में, अगर आप पेज नंबर आपका 1 देखोगे आपके टेक्स्ट बुक का, उसका थर्ड पैराग्राफ में डेफिनेशन दिया है। किसका डेफिनेशन दिया है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, टेक्स्ट बुक ठीक से देखोगे तो फर्स्ट पेज पे थर्ड पैराग्राफ में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन दिया है। क्या है डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग, किसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। किसको डिवाइड कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। किसमें? ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके, अभी हिस्ट्री में अगर जाएंगे हम लोग तो कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया गया, स्टेप वाइज, पहला कौन आया, उसके बाद कौन आया, कैसे क्लासिफिकेशन किया। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो आए थे इन 1735, कब? इन 1735 ये थे फर्स्ट। कौन से साइंटिस्ट आए थे? उनका नाम है कार्ल लीनियस। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया, ये 2 टाइप में डिवाइड किया। उसको बोलते हैं किंगडम। उसको क्या बोलते हैं? किंगडम। तो कौन से 2 टाइप्स उन्होंने बनाए कार्ल लीनियस ने इन 1735 में? तो 2 किंगडम बनाए, एक है वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया, यानी वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। ओके, किसमें क्लासिफिकेशन किया? 2 किंगडम में। ओके, वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया, इन 2 किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। उसके बाद सेकेंड जो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया, वो साइंटिस्ट थे हेक्कल नाम के साइंटिस्ट थे। कब आए थे? 1866 में। हेक्कल नाम के, सब टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आपको। ओके, 1866 में हेक्कल नाम के साइंटिस्ट है। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में क्लासिफाई किया। कितने किंगडम में? 3। कौन सा 3? प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स। प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल, ये 3 किंगडम में उन्होंने क्लासिफाई किया। नेक्स्ट, उसके बाद इन 1925 में जो साइंटिस्ट है वो थे चैटन। ओके, उन्होंने क्लासिफाई किया 2 ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया 2 ग्रुप्स में। कौन से 2 ग्रुप्स? एक है प्रोकैरियोट्स और दूसरा है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, यहाँ पे ई जो है वो साइलेंट है। यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ओके, अभी ये क्या होता है वो हम आगे सीखेंगे। उससे पहले ये 2 ग्रुप्स में उन्होंने क्लासिफाई किया। जिसने क्लासिफाई किया? चैटन। ओके, उसके बाद 4 इन 1938 में एक साइंटिस्ट है, ओके, पोपलैंड है। उन्होंने 4 किंगडम बनाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के। कितने किंगडम बनाए? 4। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा,
ओके, प्लांट एनिमल। तो 1735 में कौन आए? कार्ल लिनियस, 2 किंगडम, वेजिटेबलिया, एनिमेलिया। नेक्स्ट 1866 में कौन आए? हेक्टर, कितने? 3, प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल। उसके बाद 1925 कौन आए? चार्टर, 2 ग्रुप्स में, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। उसके बाद 1938 में ओके कौन आए? कोपलैंड। उन्होंने 4 में डिवाइड किया, 4 किंगडम में डिवाइड किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल। ओके, ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने ट्राई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करने के लिए। मगर सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है क्लासिफिकेशन वो किसका है? वो है रॉबर्ट विटैकर का। किसका है? रॉबर्ट विटैकर। उन्होंने क्लासिफिकेशन कब किया? 1969 में उन्होंने एक क्लासिफिकेशन का थ्योरी दिया 1969 में। और उन्होंने कितने किंगडम बनाए? 5 किंगडम बनाए। कितने किंगडम बनाए? 5। अभी उनके 5 किंगडम कौन सा है? फर्स्ट है मोनेरा, नेक्स्ट है प्रोटिस्टा, नेक्स्ट है फंगाई, नेक्स्ट है प्लांट एंड लास्ट एनिमल। ओके, प्लांट एंड एनिमल ऐसा उन्होंने लिखा। ओके, तो जनरल ये कौन है? रॉबर्ट विटैकर। और इनका जो क्लासिफिकेशन है, रॉबर्ट विटैकर का जो क्लासिफिकेशन है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया है। ओके, और उसी क्लासिफिकेशन से हम लोग चलते हैं जो उन्होंने क्लासिफिकेशन लिखा। लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में उन्होंने डिवाइड किया। बाद में उसमें भी बहुत सारे क्लास है, सब ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे ओके फाइलम्स है। वो आप आगे जाके 9th स्टैंडर्ड में सीखोगे। इसके लिए मैंने बोला है कि 8th स्टैंडर्ड जो है वो 9th एंड 10th के लिए बेस है। तो ठीक से आपको ये साइंस समझ के लेना है। अगर ये समझा नहीं तो आगे जाके आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज आएगा। ओके, तो रट्टा नहीं मारने का है, अंडरस्टैंडिंग से पढ़ने का। ओके, और इजी वे से। अगर आप ऐसा याद रखोगे, सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना है कि साइंटिस्ट का नाम किसने, ओके ऐसा शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओगे तो बराबर आपको याद रहेगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। ये जो साइंटिस्ट था वो है रॉबर्ट विटैकर, जिन्होंने 5 किंगडम में लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। और ये सब जगह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। वर्ल्ड वाइड क्या है? एक्सेप्टेड। ओके, अभी नेक्स्ट जो है इसमें ये क्लासिफिकेशन में अभी क्राइटेरिया क्या था? अभी क्लासिफिकेशन किया है तो कुछ तो क्राइटेरिया रहेगा। अभी हम लोग के पास सब्जी है, फ्रूट्स है, ओके, और कुछ चीजें है, तो हम लोग क्या करेंगे? सब्जी बाजू में निकालेंगे, फ्रूट्स बाजू में निकालेंगे, और कुछ चीजें रहेंगी ग्रोसरीज उसको बाजू में निकालेंगे। तो कुछ तो क्राइटेरिया है उसके पीछे कि हम लोग उसका डिवीजन कर रहे हैं या फिर उनको डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो क्या क्या क्राइटेरिया देखे गए क्लासिफाई करते वक्त? क्या क्या क्राइटेरियाज देखे गए? तो क्या क्राइटेरियाज देखे गए क्लासिफिकेशन करते वक्त? क्या क्राइटेरियाज देखे गए? क्लासिफिकेशन करते वक्त जो फर्स्ट क्राइटेरिया देखा गया, फर्स्ट क्राइटेरिया, ओके, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स के लिए। ओके, राइट द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, विटैकर जब क्लासिफाई कर रहे थे लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया देखे, कौन से बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म? फर्स्ट उन्होंने क्राइटेरिया देखा लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते वक्त, वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। ओके, सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, ओके, उसका कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये सेल कैसा रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? एक रहता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा रहता है यूकैरियोट्स। सेल कैसा रहता है? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी क्या? प्रोकैरियोट्स यानी क्या? ये
न्यूक्लियस से रिलेटेड रहता है, दोनों भी, ये भी और ये भी। प्रोकैरियोट्स यानी क्या, ऐसे सेल के अंदर देखो, ये हम लोग का बॉडी के अंदर, प्लांट एनिमल के बॉडी के अंदर सेल रहता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है, ऐसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं, साइटोप्लाज्म रहता है। जनरली हम लोगों ने इससे पहले स्टैंडर्ड में सेल के बारे में सीखा है, तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन रहते हैं और ये रहता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स यानी कौन, प्रोकैरियोट्स यानी जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है वो इजीली दिखता नहीं, ओके, डिस्टिंक्ट नहीं होता, दिखता नहीं, या फिर उसके न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग नहीं होता। न्यूक्लियस के ऊपर क्या नहीं रहता, कवरिंग नहीं रहता, ओके। वो अगर मेरे पास ऐसा सेल है और ये इधर ऐसा कुछ तो है ऑर्गन और इधर ऐसा बहुत सारा और कुछ भी है, तो ये क्या ठीक से डिस्टिंक्ट नहीं, मगर उसके ऊपर अगर ठीक से कवर है तो वो ठीक से दिखेगा। तो प्रोकैरियोट्स यानी क्या, ऐसे सेल उन जिनके न्यूक्लियस के ऊपर क्या नहीं रहता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता या फिर कवरिंग नहीं रहता, ओके, यानी कि उनके न्यूक्लियस ठीक से दिखते नहीं, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, ओके। यूकैरियोट्स यानी क्या, यूकैरियोट्स यानी जिनका न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल का न्यूक्लियस इजीली डिस्टिंक्ट रहता है, दिखता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उनके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर क्या रहता है, मेम्ब्रेन, ओके। तो ऐसे कुछ है लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके सेल कैसे है, प्रोकैरियोट्स यानी उनका न्यूक्लियस ठीक से दिखता नहीं है, यूकैरियोट्स यानी न्यूक्लियस इजीली डिस्टिंक्ट है। अभी ऐसे दिखता है क्या न्यूक्लियस, नहीं, सेल को ऑब्जर्व करना है तो कहां पे ऑब्जर्व करेंगे, कहां पे देखेंगे, ओके, कहां पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर, ये सब चीजें माइक्रोस्कोप के अंदर, ओके। अभी दूसरा जो था क्राइटेरिया, नेक्स्ट क्राइटेरिया, सेकेंड क्राइटेरिया, ओके, फर्स्ट सेल स्ट्रक्चर, ओके, नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी क्या ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी क्या, यूनी सेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, ये वर्ड यूनी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, ओके। यूनी मीन्स व्हाट, यूनी मीन्स वन, सेल्यूलर मीन्स सेल, मल्टी मीन्स मेनी, सेल्यूलर मीन्स सेल, ओके। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सिर्फ एक ही सेल रहता है, यूनी मीन्स एक, जैसे अमीबा, आपके बोले पढ़ा होगा पहले, अमीबा। मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर यानी कौन, बहुत सारे प्लांट्स, हम लोग बहुत मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारे सेल से बने हुए, तो उसको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। तो ये भी क्राइटेरिया उन्होंने देखा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे है, यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्यूलर, ओके, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया। पहला क्या देखा, सेल स्ट्रक्चर, वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, उसके हिसाब से क्लासिफाई किया। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर। थर्ड क्राइटेरिया क्या देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खाना कैसे लेते हैं, ओके, उनका जो भी उनको खाना लगता है वो कैसे लेते हैं, उसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। तो नेक्स्ट थर्ड क्राइटेरिया है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे वो खाना लेते हैं, ओके। तो उसमें पहला है उन्होंने प्लांट, प्लांट में भी दो रहेगा, प्लांट में एक है ऑटोट्रोपिक और दूसरा है हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक्स मींस व्हाट, ऑटो यानी वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक्स। और दूसरा रहता है हेटेरो, हेटेरो का मतलब क्या है, हेटेरो का मतलब है जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ओके। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे बनाते हैं, कुछ प्लांट्स है, प्लांट्स जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, ओके। पूरे लिविंग वर्ल्ड में एक प्लांट ही है जो ऑटोट्रोपिक है, मगर कुछ ऐसे प्लांट्स है जो हेटेरोट्रोपिक भी है, वो खुद फूड बनाते नहीं, यानी वो ग्रीन प्लांट नहीं। ऑटोट्रोपिक प्लांट यानी कौन से, जो ग्रीन प्लांट है, यानी वो खुद का फूड खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। एंड हेटेरोट्रोपिक यानी फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है फंगस या फिर फंगाई, उसमें दिया है उन्होंने सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक यानी क्या, सैप्रो, सैप्रो का मतलब क्या है, सैप्रो, सैप्रोफाइटिक
इसका मतलब है ऐसे एनिमल या फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड के लिए डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, वो डेड प्लांट रहेगा, डेड एनिमल रहेगा या फिर कुछ भी चीज रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। नेक्स्ट थर्ड उन्होंने दिया है, और वो ये जितने भी सैप्रोफाइटिक आते हैं वो सब फंगस में आते हैं। जैसे कि आप देखोगे ब्रेड के ऊपर फंगस आता है। ओके, ब्रेड यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके ऊपर फंगस आया और उसको खराब कर देता है। ओके, तो उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, जो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना फूड लेते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। एंड नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल जो है वो है सब हेटेरोट्रॉपिक है, हम खुद का फूड खुद नहीं बनाते। ओके, घर में खाना बनाना यानी खुद का फूड खुद बनाना वैसा नहीं होता। खुद का फूड कौन बनाता है? सिर्फ एनिमल्स। ओके, बाय फोटोसिंथेसिस। हम लोग सिर्फ प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। हम लोग प्लांट कंज्यूम करते हैं, हम लोग एनिमल कंज्यूम करते हैं, यानी हम लोग डायरेक्ट फूड लेते हैं क्या? नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, प्लांट के ऊपर डिपेंड है, एनिमल के ऊपर डिपेंड है, तो हम लोग हो गए हेटेरोट्रॉपिक। तो एनिमल है हेटेरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव। ओके, कुछ ऐसे एनिमल्स है जो किसी भी एनिमल के, कुछ सर्टेन एनिमल के अंदर रहते हैं, उनको बोलते हैं इंजेस्टिव। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक, उसके बाद फंगस सैप्रोफाइटिक एंड एनिमल हेटेरोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया था वो है लाइफ साइकिल। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या था? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल यानी क्या? प्लांट क्या करते हैं? खुद का फूड खुद बनाते हैं, तो वो प्रोड्यूसर आ गए। एनिमल क्या करते हैं? फूड के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी वो कंज्यूमर आ गए। एंड नेक्स्ट फंगस है। फंगस क्या करते हैं? डेड बॉडी से अपना फूड लेते हैं और उसको डिग्रेड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। ओके, तो वो हो गया लाइफ साइकिल। एंड लास्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है? फाइलोजेनेटिक यानी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से रिलेशन, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ओके, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से रिलेशनशिप। अभी कैसा रिलेशनशिप? तो प्रोकैरियोट्स का यूकैरियोट्स के साथ रिलेशनशिप, या फिर यूनिसेलुलर का मल्टीसेलुलर के साथ रिलेशनशिप, उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ये सब क्राइटेरिया लिखे गए। सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म, ओके, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, उसके बाद है लाइफस्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब याद रखो, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से रिलेशन। ओके, तो यहाँ पे ये अपना टॉपिक खत्म।